नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस साप्ताहिक कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। आज की इस बातचीत में हम सियासी शतरंज के ऊपर जिस तरह की चाल चली जाती हैं और उनसे किस तरह के भूचाल आते हैं, इसके ऊपर चर्चा किया करते हैं। और यह वार्तिक टीवी का एक वीकली फीचर है। इस वीकली कार्यक्रम में मेरे साथ इस कार्यक्रम के सूत्रधार, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, पूर्व कैबिनेट मंत्री और राजनीति में चाणक्य की उपाधि पाने वाले चंद्रराज सिंह भी होते हैं। तो आज की इस बातचीत में मैं चंद्रराज सिंह जी के पास चलूं, इससे पहले आपको यह बताता हूं कि आज का हमारा विषय वस्तु क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी इमेज। आज मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में जिस तरह मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के तमाम अन्य राष्ट्राध्यक्षों को पीछे छोड़ते हुए और पहली पायदान पर अपना फिर से जो रुतबा है वो कायम रखा है। हालांकि इस सर्वे में पिछले साल के मुकाबले में काफी गिरावट दर्ज की गई है। 2020 के मई में जो सर्वे आया था इसी मॉर्निंग कंसल्ट का, उसमें 84% के साथ मोदी जी की जो लोकप्रियता थी वो बहुत ही बड़ी चढ़ी थी। इस बार ये जो अप्रूवल पॉइंट है ये 70% का आया है। हालांकि इस सर्वे में भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी पीछे छोड़ते हुए और दुनिया के अन्य लगभग 1 दर्जन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को पीछे छोड़ते हुए पहले पायदान पर हैं। लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है, देश में जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बातें चल रही हैं, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे इस प्रोग्राम के सूत्रधार, राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंह का स्वागत करता हूं। चंद्रराज जी, स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। तो आप चूंकि इस कार्यक्रम के सूत्रधार आप ही हैं, तो मैं तो केवल प्रस्तावना करके और आपके हाथ में फिर फ्लोर देता हूं। मेरी आज की जो प्रस्तावना है वो ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह जनता को अपने मन की बात कहते हैं, क्या उन्हें अब जनता के मन की बात नहीं सुननी चाहिए? सुननी नहीं चाहिए, सुनना जरूरी है। जब कोई आदमी अपने मन की बात कहता है, बिना प्रत्युत्तर सुने कहता ही चला जाता है, तो उसकी कमजोरियों का पता नहीं लगता है। मोदी जी का पहला कर्तव्य है एक कार्यक्रम सप्ताह में ऐसा बनाए जिससे वो जनता के मन की बात सुने। केवल अपने मन की बात कहने से काम नहीं चलता है। और इस जमाने में जब तक जनता के मन की बात सुनेंगे नहीं, तब तक हमें आवरने वाले चापलूस और क्षमता ब्रांड के लोगों से घिरे रहेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी को असलियत का पता नहीं लगेगा। मैं दृढ़ मान्यता लेकर चलता हूं कि मोदी शानदार प्रधानमंत्री हैं। किसी ने क्या परसेंटेज घटाई मतलब नहीं है। मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूं। मगर इसका यह तो अर्थ नहीं है कि मोदी से भूल नहीं होती है, मोदी से गलतियां नहीं होती है, मोदी जी में कमजोरी नहीं है। ये हमें आवरना मेरी आदत नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, बात बहुत छोटी है मगर सीख लेने लायक है। जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों के लिए सेंट हेलेना द्वीप में भेजा गया, तब एक शेर ने कहा था, दमदमे में दम नहीं, एक खैर चाहो जान की, ए जफर बच चुकी तलवार हिंदुस्तान की। तब लौटकर जफर ने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। इसी सिद्ध में मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी के हाथ में जब तक भारत की डाकडोर है, नरेंद्र मोदी को अपने मन की बात कहने के साथ ही साथ जनता के मन की बात सुनने की आदत डालनी ही चाहिए। तभी जाकर के उन्होंने जो बात कही थी कि तख्ते वर्ल्ड तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की, वो साबित होगी। मोदी का कोई पर्यायवाची नहीं है, मगर इसका यह अर्थ नहीं है कि मोदी जनता की बात न सुने। अगर मोदी जनता की बात सुनते तो बंगाल में कांग्रेस भाजपा की यह दुर्गति नहीं होती। अगर मोदी जी मन की बात सुन लेते तो आज पेट्रोल और डीजल के दाम इतने नहीं बढ़ते। अगर मोदी जी जनता की बात सुन लेते तो कश्मीर के अंदर धारा हटाने के बावजूद कश्मीरी ब्राह्मणों का पुनर्वास क्या हो नहीं जाना चाहिए था? क्या मोदी जी जनता की बात सुनते तो आबादी पर नियंत्रण के लिए एक कानून नहीं बनाया जा सकता था? क्या अगर मोदी जी जनता की बात सुनते तो एक कोर्ट बिल इस देश में लागू नहीं हो सकता था?
बहुत सी बातें हैं, मैं मोदी जी का परम प्रशंसक हूं, मगर मैं कहता हूं मोदी जी आपको जनता की बात सुनने का वक्त आ गया है। केवल आप चंद विशेष लोगों की बात सुनोगे तो आपको असलियत का पता नहीं लगेगा। आज इस देश का पहला नागरिक भी एक कहने का अधिकार है, हर नागरिक को कहने का अधिकार है कि मोदी जी आपको सुनना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक कार्यक्रम ऐसा आना चाहिए हर हफ्ते में जहां जनता के मन की बात हो और मोदी जी को सुननी पड़े, तब मोदी जी को असलियत का पता लगेगा। अब भाव घट गए, भाव बढ़ गए, कौन मंत्री कैसा काम करा सुनना ही नहीं चाहते। आप मनचा फैसला कर लेते हो, किसी की राय आप लेते नहीं हो सकता है आप अत्यंत बुद्धिमान हो, काबिल हो, योग्य हो, मगर इसका यह मतलब तो नहीं कि आप सर्वगुण संपन्न भगवान श्री कृष्ण हो। आपको उनको भी सुननी पड़ी थी बातें, सुनना आपको पड़ेगा। इसलिए आज के इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा, माननीय मोदी जी, अब आपके मन की बात सुनते सुनते जनता को बहुत मजा आ चुका है। अब भगवान के लिए आप जनता के मन की बात सुनना शुरू करो, ताकि कोई ऐसी बातें जो असलियत हो आप तक आए। ये सही कहा सुभाष जी ने कि बाइडेन को पीछे डाल दिया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को डाल दिया, सब कर दिया और आप आगे चले गए। मगर आपका आगे जाना हमारे लिए संतोषजनक है, गर्व की बात भी है, परंतु क्या अभी आप जाओ उससे और ज्यादा आगे नहीं जा सकते? कितने दिनों से हमने मोदी मोदी के नारे नहीं सुने? पहले हर हफ्ते में कहीं कहीं मोदी 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 हम नारा सुना, आज तक क्यों नहीं सुनते हैं? क्या मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है? झूठ बोलता है अगर कोई हाँ बढ़ता है तो लोकप्रियता में गिरावट तो आई है। अब राजस्थान के चुनाव देख लो, अभी भाजपा में जिस आदमी को सबसे नजदीक मानते थे जोधपुर में उसके पत्ते कट गए। तो मोदी जी को अब एक पैमाने पर अपने साथियों को नापना होगा, एक थर्मामीटर और एक स्केल पर उनको नापना होगा। मोदी जी को अपने साथियों के क्रियाक्रम पर नापना होगा और मोदी जी के साथियों को साथ करके मोदी जी को सही बात करने का साथ जुटाना होगा, तभी जाकर के जनता की बात मोदी के समझ में आएगी। और मोदी जी का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में ऐसा प्रधानमंत्री वापस आए इसकी कोई संभावना नहीं है। जी, तो आपने अभी ये जो बात उठाई है कश्मीर के मामले की, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पुनर्स्थापन की, तो इसको लेकर मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी रणनीति है, जो हमारी डिप्लोमेसी है, कश्मीर के इस मुद्दे पर भी मैं आपसे और डिटेल में जानना चाहूंगा। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि कश्मीर से लगा हुआ और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से लगा हुआ जो इलाका है अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान चूंकि हमारा अखंड भारत का एक राज्य रहा है, तो ऐसी सूरत में क्या आपको लगता है कि भारत इस लड़ाई में बिना शामिल हुए हार गया? और जिस तरह की आज भी बहुत सारा कोहरा, एक कैओस मचा हुआ है, क्या लगता है आपको कि इस मामले में हमारी जो लीडरशिप है, जो पीएम मोदी को ही आखिर हम लाइबल ठहराएंगे? यदि कोई जीत होती है तो उसके लिए उनकी वाहवाही होगी, और यदि कहीं हम पिछड़ते हैं, हम हारते हैं, तो ऐसे में हम प्रधानमंत्री को ही लाइबल। जीत और हार का प्रश्न तो बहुत दूर है। मैं तो बड़ा नैतिक और सिद्धांतिक बात करता हूं। आज अमेरिका और भारत ने जो भी अफगानिस्तान में रवैया अपनाया, उससे भारत के सीमांत गानी खान अब्दुल गफ्फार खान की आत्मा तो कोसती ही होगी। मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करता, इंटरनेशनल मामला है, मोदी जी तय करें अमेरिका ने क्या किया। अगर अमेरिका ने 100% अफगानिस्तान में गलत रोल अदा किया है तो हो सकता है 10-20% मोदी जी ने गलत किया हो। यह जो कुछ भी हुआ है अफगानिस्तान में, इंसानियत, मित्रता और आपसी भाईचारे की हत्या हुई है, इसको कहने में हमें कोई एतराज नहीं है। मोदी जी की और समस्याएं हो सकती है, मोदी जी राष्ट्र को नहीं झोंकना चाहते होंगे, मोदी जी के दिमाग में राष्ट्र सर्वोपरि रहता है, इसलिए उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया होगा। पर अमेरिका के पास तो सब कुछ था, अमेरिका ने ऐसी बेइज्जती क्यों करवाई अपनी? अमेरिका ने अफगानिस्तान में उन बेचारों को क्यों मरवाया जो आज तक अमेरिका के लिए बल्कि पावड़े बिछा करके वहां बैठे थे? क्या कहां गई अमेरिकी फौज? इसलिए अमेरिका के पराजयवादी समझौते को देखकर, पराजयवादी पलायन को देखकर मैं मोदी जी को ज्यादा दोषी नहीं मानता। आपने पूछा, मैंने आपको सही बात बता दिया। कश्मीर में जो हो रहा है, आज 2-3 साल हो गए धारा लगे हुए, एक भी कॉलोनी नहीं बस पाई। कहा है कश्मीर के ब्राह्मण? क्यों आप खुद सोचो कि हमने धारा हटा दी तो हमने श्रेय दिया? आपने धारा हटाई, हमने भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। आपने धारा हटाई, हमने राष्ट्रवाद की तारीफ की। हमने कहा ये मोदी जी का कलेजा जो धारा हटा दी, कोई हटा नहीं सकता था। पर उसके बाद क्या हुआ? क्या हम ये भी नहीं कहेंगे कश्मीरी मुसलमान अभी तक नुमाइश डाल नहीं सके? कश्मीर में
इसी प्रकार कश्मीरी मुसलमानों के अलावा राष्ट्र भक्तों की जमात का जाकर के रहना भी जरूरी है। अब यह बात जनता कहती है, मैं कहता हूं, मगर जनतावक मोदी जी के मन की बात के सामने जनता के मन की बात कहने का साहस करना हर एक आदमी के बस का रोग नहीं है। जो यह बात करेगा वो देशभक्ति करेगा, जो मोदी जी को सच्चाई बताएगा मोदी जी की सेवा करेगा, जो मोदी जी को सत्य बताएगा वो मोदी जी की प्रशंसा करेगा, जो मोदी जी को जनता के मन की बात करेगा वही मोदी का सच्चा सेवक होगा। हमें हाँ बनना, चापलूसी करना, यस मैन बनना, इन लोगों को मोदी जी को दूर करना चाहिए और सच्चाई को जानना चाहिए। तभी मोदी जी के मन की बात का लाभ, मोदी जी के मन की बात का भारत की जनता को लाभ मिलेगा। आपने खान अब्दुल गफ्फार खान का जो नाम लिया और इसका जो रेफरेंस आज की बातचीत में लेकर आप आए हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी उस वक्त जब हिंदुवादी शक्तियां भारत को सनातन प्रेमियों का एक राष्ट्र बनाना चाहते थे और उसमें ये ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन देश के टुकड़े हुए, उसके बाद भारत के मित्र खान अब्दुल गफ्फार खान जो पख्तूनख्वा के नेता थे, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे, फ्रंटियर के बहुत बड़े नेता थे और अफगानिस्तान में भी उनका बहुत बड़ा से था पख्तून जनता में। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने उस वक्त भारत से कहा था कि हमें भेड़ियों के हवाले मत करो। आज ठीक वैसे ही हालात अफगानिस्तान की जनता के साथ हैं और अफगानिस्तान की जनता भारत से कह रही है कि हमें इन तालिबानी भेड़ियों के सामने मत डालो, लेकिन भारत कहीं इस मामले में चूक रहा है। तो मैंने चंद्रराज जी से इस बारे में पूछा, चंद्रराज जी ने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी है। मैं अब इस मामले को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बता भी देता हूं हमारे दर्शकों को कि जिस तरह अमेरिका को ये दोषारोपण की बात चल रही है पूरे विश्व में और थू थू हो रही है, ठीक वही बात उसी सुर में चंद्रराज जी ने भी अपनी बात कही है। लेकिन अब जो नए हालात पैदा हो रहे हैं उसमें भारत के प्रधानमंत्री भी संभवतः इसी महीने के आखिर में अमेरिका दौरे पर जाएंगे और वहां हो सकता है कि अफगानिस्तान को लेकर जो भी चूक हुई है उसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भी और जो भारत के साथ में भी कुछ हुआ है और हमने भी कहीं रणनीतिक चूक की है, इसके बारे में अमेरिका में संभवतः कुछ नई रणनीति बनेगी। मैं आज की इस बातचीत में चंद्रराज जी से यह जानना चाहता हूं कि कश्मीर में जिस तरह चंद्रराज जी ने बताया कि हिंदुओं का पूरा जो एक तरह का एग्जाइल हो रखा है और एक बहुत बुरी तरह के हालात को उन्होंने झेला है कश्मीरी हिंदुओं ने, तो किस तरह से कश्मीरी हिंदू अब वहां जा सकते हैं ऐसे में, जबकि वहां ऐसी कोई योजना न तो वहां के गवर्नर सामने रख रहे हैं और न केंद्र सरकार रख रही है। ये तो मोदी जी तय करें, मोदी जी को फैसला करना है। मोदी भी बंदा जानते हैं कि गलत हो रहा है, मोदी जी जानते हैं कि हिंदुओं का वहां पर किसी प्रकार का स्थायित्व तो हो नहीं रहा है। मोदी जी से कोई बात छुपी नहीं है, फैसला भी मोदी जी को ही करना होगा, क्योंकि इस देश में अब जितने भी फैसले होते हैं केवल मोदी जी ही करते हैं और कोई फैसला करता भी नहीं है। मैं मोदी जी की बेबाक हिम्मत की दाद देता हूं और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसे लोगों का बसा दिया जाए जो वहां की संतुलन की नीति को अपना सके। मोदी जी को बहुत सी बातें जनता कहना चाहती है, मोदी जी को जनता कहना चाहती है एक कोर्ट बिल लाइए, मोदी जी को जनता कहना चाहती है आबादी पर नियंत्रण करिए, मोदी जी को जनता कहना चाहती है कि आबादी की परसेंटेज तय करिए, मोदी जी को बहुत सी बातें जनता कहना चाहती है। पर अभी तो मोदी जी के मन की बात सुनी है। जिस दिन ये कार्यक्रम चालू होगा जनता के मन की बात, उस दिन शायद मुझे भी मोदी जी मौका देंगे तो मैं बताऊंगा कि जनता के मन की बात क्या है। जनता के मन की बात यह है कि आपके सारे मंत्रिमंडल के सदस्य आपके अंगूठे से ज्यादा ऊंचाई की क्यों नहीं है, क्या उनकी चलती है? जो मंत्री अपना पीए नहीं रख सकता उसको मंत्री रहने का क्या अधिकार है? क्या यह आपका फैसला नहीं है? क्या यह फैसला उचित है? क्या मंत्रियों को अधिकार है? आप ही बताइए ना मोदी जी, मैं क्यों बोलूंगा? मैं तो आपका प्रशंसक हूं, इसलिए आपकी हमें बढ़ता रहूं। आज तक कहता रहूं कि भारत के इतिहास का श्रेष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मगर मुझे जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो मैं आपकी ओर से क्या जवाब दूं? इसके लिए आपको जनता की मन की बात सुननी पड़ेगी। जो देश का प्रधानमंत्री जनता की बात मन की बात नहीं सुनता है वो कभी सच्चे रास्ते पर नहीं चल सकता, वो गुमराह हो जाता है। मैं पक्का विश्वास करता हूं कि मोदी जी अपने आप को गुमराही से बचाने के लिए कोई न कोई कार्यक्रम ऐसा लाएंगे जो हर हफ्ते जनता के कुछ चुनिंदा लोग उनको जनता की मन की बात कहें। उनके मन में भावना नहीं है, दुर्भावना नहीं है। अब आपने अमेरिका की बात की, अमेरिका और भारत में बड़ा फर्क है। भारत एक सार्वजनिक देश होने के साथ साथ भारत अपने आपसी संबंधों के ऊपर निर्भर करने वाला देश है, जिसके अंदर प्यार मोहब्बत की कीमत है। अमेरिका तो केवल आर्थिक नीतियों पर चलता है। अमेरिका और भारत की नीतियों की कोई तुलना नहीं की जा सकती।
अमेरिका इज ए कंट्री विच फॉलोज ओनली इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स ओन। भारत एक आध्यात्मिक देश है, सम्मान निभाने वाला देश है, भाईचारा वाला देश है। भारत की आध्यात्मिक शक्ति, भारत की प्यार शक्ति, भारत की वैचारिक शक्ति, भारत की नैतिक शक्ति से अमेरिका की तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए अमेरिका ने कितनी बड़ी गलती की हो, उसके लिए अमेरिका को दोष देने का फर्क नहीं पड़ेगा। पर आज हम खान अब्दुल गफ्फार खां के नाम पर दो आंसू नहीं बांध सकते हैं, हमें तो शर्म आएगी ना। हम भ्रातृत्व वाले देश के लोग हैं, हम आर्थिक तत्व वाले देश के लोग नहीं है। आपने बहुत ही मार्मिक बात कही है। अब मैं आपसे यह जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि महंगाई का एक मुद्दा आपने छेड़ा था, तो क्या ये पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, एलपीजी सिलेंडर की जिस तरह से कीमतें बढ़ती जा रही हैं और लोगों को कमाई के साधन कम हैं और जिस तरह से लोग त्रस्त हो रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इस मामले में प्रधानमंत्री को तुरंत कोई दखल नहीं देनी चाहिए? दखल क्यों देनी? ये प्रधानमंत्री दखल देने वाले प्रधानमंत्री नहीं है, ये तो फैसला लेने वाले प्रधानमंत्री है। दखल तो वो लोग होते हैं, बीच के लोग होते हैं। नरेंद्र मोदी अगर फैसला ले लेंगे कि किसी प्रकार का सेस, एक्साइज, ड्यूटी, टैक्सेस घटा दिए जाए तो घटा दिए जाएंगे। वहां पर वन मैन शो है, कोई फैसला लेने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत नहीं है। और मोदी जी को मालूम है कि पेट्रोल और डीजल के भाव बहुत बड़े पर हो सकता है उनके स्वयं की राष्ट्र हित में कोई आर्थिक मजबूरी हो तो उसका कोई अल्टरनेटिव मोदी जी को ढूंढना चाहिए। अब वक्त आ गया है, चुनाव भी आने वाले हैं, पार्टी की हालत भी जैसी है वो आप जानते हो, पार्टी के अंदर जो भीतरी गुटबंदी है उसको भी आप जानते हो। अब मोदी जी के खिलाफ में बोलते नहीं है, मगर कई लोग अंदर के अंदर सू सू करने लग गए हैं। उनको सबक देना चाहिए, उनको बता देना चाहिए कि आज भी मोदी वही है जो आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले था। मैं चाहता हूं गली गली में मोदी मोदी के जिंदाबाद के नारे सुनूं। मैंने पिछले 2 साल में एक भी नारा नहीं सुना, बंगाल के चुनाव में नहीं सुना। तो इस बात का मोदी नहीं समझ रहे होंगे, मोदी जी भी समझ रहे होंगे, पर मोदी जी को राय देना तो किसी सूरज को दीपक दिखाने के समान है। फिर भी मैंने अपनी दबी जबान में न कहकर मुखर जबान में कहा है, मोदी जी कश्मीर के अंदर आपने जो कहा वो आप करके दिखाइए। आज महंगाई घटाइए, अंतर्राष्ट्रीय विश्व में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाइए, भारत के मान सम्मान की रक्षा कीजिए और भारत के विरोधी राष्ट्रों को एक सबक दीजिए, भारत की आर्थिक स्थिति सुधारिए। आप ही कर सकते हो मोदी जी, इसलिए आपसे ही कहूंगा। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश की जनता कह रही है, ये जनता के मन की बात है। आप पता लगा लो, नहीं है तो अगर मैं झूठ हूं तो आप मुझे कह सकते हो मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरा क्या इंटरेस्ट है। सच्चाई तो मैं कहूंगा। कोई आदमी खुश होता है न खुश होता है, मेरे इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आई हैव नो सेल्फिश इंटरेस्ट लेफ्ट इन माय लाइफ ऑफ 75 ईयर पोस्ट। इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई दूसरा आदमी राजनीति में होता है, अरे भाई वो नाराज हो जाएंगे तो हो जाएंगे, क्या मैं झूठ बोलूं? मैं केवल सच बोलता हूं और सच ही बोलूंगा। मोदी जी बहुत सी बातों में अपन पीछे रहे हैं, अफगानिस्तान की नीति में अपन पीछे रहे, चीन को झटका देने में हम पीछे रहे, हाँ पाकिस्तान को सबक देने में आगे रहे हो, आप आतंकवाद को मिटाने में आगे रहे हो, कश्मीर को आजाद कराने में आप आगे रहे हो, कश्मीर की समस्या का निदान करने में आगे रहे हो। पर जो आप पीछे रहे वो भी तो बताऊं, खाली यही हो अच्छे अच्छे कहता रहूं, ये काम मेरे से नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जनता के मन की बात सुनने का कार्यक्रम शुरू करिए। जनता ही आपको हकीकत बताएगी, आपके इर्द गिर्द रहने वाले नेता नहीं बताएंगे, वो तो स्वार्थी है, उनको अपनी कुर्सी का मोह है, राजनीति के लिए बताएंगे। उद्योगपति डरते हैं आपसे, वो नहीं बताएंगे, आपको बताएगी जनता के मन की बात। गरीब जनता, आपने जो गरीबों के लिए किया उसको गरीब जनता अप्रिशिएट करती है। बहुत किया आपने, मैं मना नहीं कर रहा हूं, और ज्यादा करने की जरूरत है, ये कोई नहीं कहेगा। इसलिए माननीय मोदी जी, आज मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करके इतना ही कहता हूं, आपने बहुत किया देश के लिए, मगर अभी बहुत करने की जरूरत है। अभी अंतरराष्ट्रीय विश्व में वो जमाना चाहता हूं जो नेहरू जी के वक्त था, जो क्रुश्चेव, कैनेडी, जवाहरलाल नेहरू मिलकर के विश्व की नीति बनाया करते थे। आपने ट्रंप के समय किया वो, ट्रंप भी जंप करके चले गए। अब बाइडेन को समझना चाहिए कि जो आदमी ट्रंप जैसे सशक्त प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का इतना गहरा मित्र हो सकता है, बाइडेन का मित्र क्यों नहीं हो सकता? बाइडेन ने कोई मित्रता की बात नहीं बताई, बाइडेन ने अब तक कोई अप्रिशिएशन करने की बात नहीं बताई, तो मोदी जी को भी सोचना पड़ेगा। अमेरिका अगर भारत के साथ दोस्ती रखेगा तो बराबरी की दोस्ती होगी, कमजोरी की दोस्ती नहीं होगी। और मुझे पक्का विश्वास है कि मोदी जी कोई फेलियर इस देश को देंगे नहीं, वो इस देश को हर समस्या से उबार देंगे। मोदी जी के राज में भी अगर अब कोर्ट बिल की बात मैंने कही, आजादी का नियंत्रण एक नहीं होना चाहिए, बताइए आप, एक कानून बनना चाहिए, हिंदू कोर्ट बिल, मुस्लिम कोर्ट, कुछ नहीं, राष्ट्रीय कोर्ट बिल बना दीजिए। आप बना सकते हो। अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर आगे आने 50 वर्षों में कोई नहीं बनाएगा मोदी जी, क्योंकि आपको इतना बहुमत, इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतना समर्थन, इतना दिमाग, इतनी बुद्धि, इतने विचार, और आपको इतना लक्ष्य दिया है इस देश ने।
और इनकी पार्टी और कोई सदैव बात- से इन बातों को करती आ रही है। इनके एजेंडे में भी है, इनकी पार्टी के एजेंडे में भी है वो इश्यू जो आप बता रहे हैं। एजेंडा क्या होता है? इस पर एजेंडा है नरेंद्र मोदी का, है वो एजेंडा है। एजेंडे में परिवर्तन करने की ताकत भी नरेंद्र मोदी जी को है। इस तरह से पार्टी को जिंदा ही नरेंद्र मोदी जी ने रखा हुआ है। अगर आज नरेंद्र मोदी का नेतृत्व न हो तो भारतीय जनता पार्टी फिर से बन के रह जाएगी। आगे हैसियत किसकी है? क्या गडकरी की हैसियत है? क्या राजनाथ सिंह जी कर सकते हैं? क्या योगी जी कर सकते हैं? एक प्रांत में योगी जी ने थोड़ा बहुत चमत्कार किया तो भाजपा के लोग कहने लगे कि ये तो बड़ा रिप्लेसमेंट। काय का रिप्लेसमेंट है? मोदी जी 84 गुणों के आदमी है। हो सकता है योगी जी में 5-4 हो, मगर मोदी जी के सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व का इस पार्टी में कोई न तो जवाब है, न आने वाले 10 वर्षों में कोई जवाब होगा। इसलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस वालों से भी कहता हूं, गलत में ये मत रहना, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। 24 तो बनेंगे, 29 की बात मैं आज नहीं करता, आएगा जब वो वक्त करूंगा। जी, तो अब चलते चलते मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने राजस्थान के चुनाव की बात छेड़ी है, क्या लगता है आपको किस तरह के रिजल्ट, किस तरह के सीन समझ में आ रहा है? देखो, 3 बातें मान के चलो कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब तक एक सशक्त चेहरा आगे नहीं आएगा, ये छोटे मोटे लोगों के चुनाव ऐसे ही हारती भी रहेगी, जीतती भी ज्यादातर हारेगी। समझे आप? क्योंकि कोई नेतृत्व करने वाला आदमी नहीं है। मैं आपसे पूछता, जिन 8 आदमियों का मैंने पिछली बार नाम लिया था, अगर उनमें से एक में भी दम होता ना तो पंचायत के चुनाव की दुर्गति होती। इसका मतलब इन 8 के अलावा 9वें आदमी की तलाश है। मोदी जी को ढूंढना पड़ेगा और वो व्यक्ति वही होगा जो सर्वगुण संपन्न होगा, योग्य होगा, काबिल होगा, लोगों की पसंद होगा। ये मत सोचिए कि नया होगा पुराना होगा। नया पुराना भाजपा में कोई होता ही नहीं है। और ये नाम बना दिया ना चीफ मिनिस्टर 2 मिनट के अंदर, क्या हो गया? भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जिसके सर पे हाथ रखेंगे वो प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री राजस्थान का बनेगा। लेकिन अभी कुछ न कुछ इशारा मोदी जी को कर देना चाहिए ताकि आम जनता को जाकर के मिलने के लिए, उसके दरबार में जाकर बैठने के लिए मौका मिल जाए, अवसर मिल जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जोधपुर जैसी जगह में जहां 4 लाख वोट से गजेंद्र जीता था, वहां हम चुनाव हार गए। जयपुर में हम चुनाव हार गए, जहां तो बोरा चुनाव जीता था। तो फिर इस पर गलती किसकी है? गलती है उन लोगों की जो अपने आप को मोदी जी का प्रति घोषित करते हैं और योग्य तो है नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, माननीय मोदी जी, जनता की बात सुनो, राजस्थान की जनता की भी सुनो, देश के जनता की भी सुनो, जनता की बात सुनो और जितना हो सके उतना पार्टी में सुधार करो। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस में अगर एकता हो गई और सचिन पायलट जैसे किसी व्यक्ति को आगे ले आए तो आगे वाले विधानसभा चुनाव में जो मेरा आंकड़ा दिया था पहली बार, हो सकता है वो गलत भी हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि इससे पहले कि कांग्रेस एकीकृत हो जाए, भाजपा को एकीकृत कर दीजिए मोदी जी, वरना राजस्थान कांग्रेस की दुर्गति होने से कोई नहीं रोकेगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि राजस्थान में भाजपा हारे, इसलिए आपसे कह रहा हूं। तो चूंकि आप इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, कोई ऐसी बात जो मैं न पूछ पाया हूं, जो रह गई हो, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। मैं इतना ही चाहता हूं कि मोदी जी एक साप्ताहिक या दैनिक दरबार लगाए घंटे भर के लिए और हर आदमी को जाने की इजाजत दी जाए, सुरक्षा के साधनों का ध्यान रखते हुए हर आदमी को जाके अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। आपको याद होगा जब वसुंधरा जी पहली बार 2003 में मुख्यमंत्री बनी, मैं उनका राजनीतिक सलाहकार भी था, वाइस प्रेसिडेंट, तो हमने ये किया था। रोज सुबह 1 घंटे वसुंधरा जी दरबार लगाती थी, हर आदमी को जाकर के बात करने की छूट थी, वो वापस होनी चाहिए। जी, तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, राजनीति के चाणक्य चंद्राजी सिंह भी। तो चंद्राजी सिंह भी का मैं आभार व्यक्त करता हूं आज के इस सियासी चाल भूचाल कार्यक्रम का संचालन करने के लिए। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आभार। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि मेरी आड़ में आपने मोदी जी को कुछ बातें पहुंचाने का प्रयास किया। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे चंद्राजी सिंह भी, राजनीति के चाणक्य। आज का ये जो कार्यक्रम हमारा वीकली फीचर है सियासी चाल भूचाल का, इसमें हमने आपको चंद्राजी सिंह भी के हवाले से बताया। चंद्राजी सिंह भी ने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखा और जनता के उन मुद्दों को, जो मुद्दे अभी गुपचुप में चर्चा में हैं, जनता आपस में बात करती है, उनको एक मुखरता दी है, जनता की आवाज को एक बुलंद आवाज के तौर पे रखा है। तो आज का कार्यक्रम ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आई विश यू गुड लक।
success and happiness. Thank you so much.